ये वीडियो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स पे। इसको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये अपने आप में सभी कंपटीशन के लिए और क्लास 11th का भी एक चैप्टर है, हम उसी को लेकर के पढ़ा रहे हैं। बाकी ये सभी कंपटीशन के अंदर साइंस के सब्जेक्ट में पूछा जाता है। ये चैप्टर 13th है क्लास 11th में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप, तो इसमें आपको कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं डाली हुई है। जो नाम है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के, वो एक ही चीज़ है। वो नाम तो फिर नाम की जगह आई हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ग्रोथ को डिफाइन किया गया है कि इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज विच इज़ कॉमनली बट नॉट नेसेसरी accompanied by an increase in dry weight and the amount of protoplasm। एक बार ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद में डीग्रोथ नहीं होती है, इसको ग्रोथ बोलते हैं। जैसे प्लांट है या ह्यूमन है, उसकी जो साइज़ बढ़ गई है आदमी की, बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में जब 20 साल के यंग होते हैं तो उनकी हाइट कम नहीं हो सकती। आगे ना बढ़े वो एक अलग बात है, लेकिन जो उनके 20th की एज के अंदर जो हाइट है उससे कम नहीं होगी। उसी तरह से प्लांट की जो हाइट बढ़ गई है उससे कम नहीं होगी, सूख सकता है वो। ये देखिए, ग्रोथ इज accompanied बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट अकर्स एट द एक्सपेंस ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें फिजियोलॉजिकल करेंसी का नाम आएगा। फिजियोलॉजिकल करेंसी, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। उसे एटीपी बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जिस तरह से करेंसी हम बाज़ार में कोई सामान को ख़रीदने के लिए पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, या किसी और कंट्री के अंदर कोई और वहाँ की करेंसी दी जाती है, तो उसी तरह से प्लांट में और ह्यूमन बॉडी में, सारे एनिमल्स की बॉडी में और प्लांट में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलने के लिए, एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, जो करेंसी चलती है वो होती है एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्रोथ में क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस से डोमिनेट करता है। तो इससे क्या होता है कि हाइट, हेल्थ, गर्थ, गर्थ मतलब मोटाई, ये सारी चीज़ें बढ़ती है। रोल ऑफ मेरिस्टेम इन ग्रोथ। मेरिस्टेम से यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे पत्तियाँ, नई जो पत्ती निकलती है, लीव्स निकलती हैं किसी भी प्लांट में, या नई ब्रांचेस निकलती हैं, वो शुरू में बहुत सॉफ्ट होती हैं, आपने देखा होगा। वो सारी की सारी उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनते हैं। तो उन सेल में क्या होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आज पत्ती बहुत, लीव्स जो हैं वो बहुत छोटी हैं, एडवेंटिशियस स्टेज में है, मतलब कि सिकुड़ी सी हैं, मुड़ी सी हैं। आप 2 दिन बाद देखेंगे पूरा वो एक बड़ा लीफ बन जाएगा। यूनिसेलुलर प्लांट में क्या होता है कि ओवरऑल ग्रोथ होती है, वो चारों तरफ से फैलता है। जबकि मल्टी सेलुलर प्लांट में क्या होता है कि ग्रोथ एक स्पेसिफिक रीजन से होती है। जैसे आलू का पेड़ होगा, वो तो नीचे रूट के हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आलू ज़मीन के नीचे लगता है। मूंगफली का पेड़ होगा, ग्राउंडनट का, तो वो ज़मीन के नीचे ज़्यादा बढ़ेगा, तो नीचे मूंगफली लगेगी। गन्ना का पेड़ होगा तो गन्ना जो है ज़मीन के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। तो स्पेसिफिक रीजन में मल्टी सेलुलर प्लांट में ग्रोथ होती है। तो उनके पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेम्स को, जो हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, उनको 3 मेन कैटेगरी में बांटा है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ये 3 कैटेगरी है। जो एपिकल मेरिस्टेम है, ये शूट और रूट दोनों अपेक्स में मिलते हैं। शूट मतलब एरियल पार्ट, जो ज़मीन के ऊपर होता है, उसे एरियल पार्ट बोलते हैं। शूट मतलब होता है एरियल पार्ट, AERIAL, ओवर द ग्राउंड, जो हवा में होता है, ज़मीन से ऊपर होता है,
उसे शूट बोला जाता है, जिसमें तना भी आता है, ब्रांचेस भी आती हैं, लीव्स भी आती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूट्स के सीड्स भी आते हैं। तो जो शूट और रूट के अंदर जो अपेक्स बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है, या रूट बिल्कुल नीचे की तरफ गहराई में जा रही होती है, जो पैना सा हिस्सा होता है, उसे एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। इंटरकैलरी, ये दो नोट्स के बीच में होता है। जैसे गन्ने में दो नोट्स होते हैं, उसके बीच की जैसी जैसे चौड़ाई बढ़ेगी, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, उसमें सिरप ज़्यादा आएगा। ये जो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, ये तना जैसे हिस्सा होता है या ब्रांचेस हिस्सा होता है, जो उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। रेडियली होता है, जैसे कि रेडियली का मतलब ये है कि जिस तरह आप देखिए कि ज़मीन इस तरह से है, प्लांट इस तरह से खड़ा है, तो ये इस तरफ बढ़ेगा, इसको रेडियली कहा जाएगा। जैसे सर्किल ये है, ये सर्किल है, तो ये इसका सेंटर है, तो ये इसकी रेडियस है आर। तो इस तरह से दूरी की तरफ, दूर की तरफ जाएगा वो, तो उसको रेडियली डायरेक्शन बोला जाएगा। तो उससे क्या होता है कि गर्थ यानी कि मोटाई बढ़ती है तने की, ब्रांचेस मोटी होती हैं, और जो जड़ जो होती है वो भी फिर मोटी होती जाती है। यहाँ पे जनरली इतना पढ़ना ज़रूरी था इसके लिए, क्योंकि बार बार मेरिस्टेम वर्ड आएगा। इसके बाद में हम शुरू करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। उन्हें ग्रोथ सब्सटेंस भी कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है, और फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। फाइटो मतलब प्लांट से मिलने वाले हार्मोन्स। फाइटो का मतलब हो गया किंगडम प्लांटे, उससे रिलेटेड चीज़ें। अब ये देखिए, फाइटो हार्मोन्स जो ग्रोथ रेगुलेटर है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये नेचुरली प्लांट में होते हैं, जो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और बहुत माइन्यूट अमाउंट में काम आते हैं। ये माइन्यूट मतलब वेरी लेस कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन, इसके अंदर ये प्लांट इनको प्रोड्यूस करता है, या आप सिंथेसिस करके बाहर से देते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। परसेंटेज में तो आप उसको निकालेंगे ही नहीं, परसेंटेज से भी नीचे जाती है, तो इससे उसको मोलर में निकाला जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि एप्लीकेशन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की होती है, उसकी कंसंट्रेशन जो, उसकी कंसंट्रेशन आप मोलर में निकालते हैं, परसेंटेज में नहीं निकालते हैं। MOLAR, मोलर मोलर सॉल्यूशन इसका तैयार किया जाता है। जितने भी फाइटो हार्मोन्स हैं प्लांट रेगुलेटर हैं, लेकिन सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स फाइटो हार्मोन्स नहीं है, क्योंकि कुछ सिंथेसाइज भी किए जाते हैं। रेगुलेटर का मतलब केवल उसकी लंबाई को बढ़ाना, मोटाई को बढ़ाना नहीं है, रोकना भी है, क्योंकि रेगुलेट कर रहा है वो। अगर यहाँ पे केवल एनहांसर होता या केवल प्रमोटर होता, तो इसका मतलब प्रमोट कर रहा है। रेगुलेट करने का मतलब क्या है कि उसकी हाइट, उसकी गर्थ, उसके अंदर फ्लावरिंग का आना, उसमें फ्रूटिंग होना, फ्रूट्स में सीड्स का बनना या नहीं बनना, इसको भी वो रेगुलेट करता है हार्मोन। केवल ये इस चीज़ को बढ़ाता है, प्लांट की साइज़ को बढ़ाता है, यही ज़रूरी नहीं है। जो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, ये या तो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं या ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। दो तरह के होते हैं। अब आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें दो तरह के होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, उनमें ये मेन तीन हैं। ये मेन तीन है, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ये CY है, साइटोकाइनिन्स। और ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, जिसमें ये एक गैस है। तीन तो प्रमोट करने वाले हैं, ग्रोथ को बढ़ाने वाले हैं, दो इसमें ग्रोथ इनहिबिटर हैं। ये मेजर कैटेगरी है, इसके केमिकल्स अलग अलग हैं, ये मेजर कैटेगरी है। बहुत सी चीज़ें ऑक्सिन्स में आती हैं जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें गिबरलिन्स, इसमें कई बार जिबरलिन्स भी बोला जाता है, स्पेलिंग आपको याद रखनी है। अब देखिए ग्रोथ प्रोमोटर्स का, ऑक्सिन्स,
ये लो कंसंट्रेशन में काम आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इतने मोलर में काम आता है ये, इतना 0.001 मोलर सॉल्यूशन इसका काम में आता है। तो परसेंटेज के अंदर तो उसको निकालना कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो मोलर क्या होगा, मोलिकुलर वेट से निकाला जाता है। जितना उसका मोलिकुलर वेट होता है उतना ग्राम लेकर के मोलर सॉल्यूशन के लिए कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। 1 मोलर कैसे बनेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए किसी भी चीज़ का जो मोलिकुलर वेट होगा, मोलिकुलर वेट जितना ग्राम लेना पड़ेगा, मान लीजिए उसका मोलिकुलर वेट 58 है, तो 58 ग्राम को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे कि उसका वॉल्यूम 1000 ml हो जाए। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्लासवेयर है, ग्लास का है, इसमें और इसका ये जो है 1000 ml का निशान है इस पे, तो इसमें आपने वो चीज़ डाल दी जिसको डालना है, 58 ग्राम मान लीजिए डाल दिया, जिसका मोलिकुलर वेट 58 ग्राम है। तो इतना पानी डालना है कि पानी यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। तो ये इस तरह से ये मोलर का बनाया जाता है इसमें। तो ये शूट सेल्स को इलोंगेट करता है। शूट सेल्स कौन सी, ज़मीन से ऊपर वाली, उसको बढ़ाता है ये। और रूट सेल्स के इलोंगेशन को रोकता है ऑक्सिन्स की, जो ज़मीन के नीचे जो रूट है उसको मोटा होने से, लंबा होने से रोकता है। तो इसका मतलब सारा न्यूट्रिशन ये प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में भेज देता है, इतनी कम कंसंट्रेशन में, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन में। तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन जिस हिस्से में जाएगा वो हिस्सा ज़्यादा हेल्दी होता चला जाएगा। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दी हुई है, a molar solution is defined as an aqueous solution that contains 1 mole, यानी ग्राम मोलिकुलर वेट। तो जितना मोलिकुलर वेट है उतना ग्राम ऑफ ए डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। दे रिसेंबल इंडोल एसिटिक एसिड, जो ऑक्सिन्स होते हैं वो इंडोल एसिटिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को जो कंपटीशन में जाने वाले हैं वो आप ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच रिसेंबल्स विद द इंडोल एसिटिक एसिड आर, वो ऑक्सिन्स होते हैं। सम कॉमन ऑक्सिन्स आर, फर्स्ट इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये बाज़ार में 2,4-D के नाम से बहुत फेमस है। कौन सा, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो है ना, ये 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड क्या होता है, जब अनवांटेड घास उग जाती है कहीं पे, जहाँ पे घास की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ घास उग जाती है तो वहाँ इसको छिड़का जाता है, इसका बहुत हल्का स्प्रे, 0.01 मोलर का स्प्रे छिड़क देते हैं। तो उससे क्या होता है कि घास पूरी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद में इसकी सिंचाई कर देते हैं और फिर वहाँ पे फसल लगा देते हैं। तो उस चीज़ के लिए 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। फिनाइल एसिटिक एसिड पाँचवा है। छठा है 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, और सात है 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सात वो इंडोल एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव है या वो ऑक्सिन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरी दुनिया में यही ग्रोथ प्रमोटर की तरह बिकते हैं और इन्हीं को ही इम्पोर्टेंट मान करके इन्हीं पे रिसर्च होती रहती है। कमर्शियल यूज़ भी इन्हीं का ही है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी इन्हीं का ही है, एग्रीकल्चरल यूज़ भी इन्हीं का ही है, हॉर्टिकल्चरल यूज़ भी इन्हीं का ही है, और कंपटीशन के अंदर यही नाम पूछे भी जाते हैं। ये इन सातों में से नाम लिखे हुए होंगे तो आपको छांटना होगा कि ऑक्सिन कौन सा है।
मान लीजिए कि 4 ऑब्जेक्टिव हैं तो उसमें 3 दूसरे नाम दे रखे होंगे और इन सातों में से कोई एक नाम पूछा होगा तो आपको ऑक्सिन के बारे में पूछेंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप देखना, ये इम्पोर्टेंट है। इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड आर नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीन्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट सेल्स। ये इंडोल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये प्लांट सेल के अंदर बनते हैं। और नेपथलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और 2 मिथाइल 4 क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मैंने इसकी सिंथेसिस की जाती है, ये केमिकली इंड्यूस्ड हॉर्मोन्स हैं ये। और ये वाले 4 प्लांट सेल्स में बनते हैं, वो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, वो प्लांट में होते ही होते हैं। इसीलिए प्लांट जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है जैसे जैसे उस पर पानी, खाद, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलती रहती है। तो ये आपका ऑक्सीजन्स का है। आप इसको मैं दोबारा जब ख़त्म करूँगा ना वीडियो तो हर पेज पे ले जा कर के रोक दूँगा, आप उसको पॉज कर लेना और उतारना हो तो उसको नोटबुक में उतार लेना। ग्रोथ प्रोमोटर गिबरलिंस, इनको GA की तरह लिखा जाता है गिबरलिंस को। ये भी शूट इलोंगेशन करते हैं और ये होल प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ये बात तो सही है क्योंकि ये इमेच्योर सीड में होते हैं, रूट टिप्स में होते हैं, शूट टिप्स में होते हैं, यंग लीव्स में होते हैं, यहाँ तक कि ये फंगाई में भी होते हैं। गिबरलिंस सबसे पहले फंगाई से आइसोलिएट किए गए थे। गिबरलिंस सबसे पहले फंगाई से आइसोलेट किए गए थे। एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको आपने जाना होगा, आपने साइट्रिक एसिड साइकिल भी पढ़ी होगी, पायरूवेट से अलग अलग फॉर्म के अंदर अलग अलग तरह की आपने रिएक्शंस देखी हैं, तो उसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए काम में आता है, तो जो कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में बहुत वाइटल है, सांस लेने में। तो वो GA का प्रिकर्सर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको 2 बार पढ़ लो। गिबरलिक एसिड का जो प्रिकर्सर है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, यानी कि जो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होता है वो गिबरलिक एसिड के कारण होता है। प्लांट जो रात के समय ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, दिन के समय ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो गिबरलिन के कारण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिबरलिन्स आर मोर पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक से क्या मतलब होता है? ऐसे फ्रूट्स का बनना जिसमें बीज नहीं होते हैं, जैसे अंगूर, तरह तरह की बेरीज जो होती हैं उनमें बीज नहीं होता, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाते हैं। और ये प्रोसेस कहलाती है पार्थेनोकार्पी। ठीक है, पार्थेनोकार्पी रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सीड बन जाएगा, और बिना फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट बनते हैं। द प्रोसेस प्रोड्यूसेस ए स्टेराइल फ्रूट, क्योंकि उससे तो दोबारा कोई उस फल में सीड ही नहीं है तो उससे तो नया पेड़ लगेगा नहीं। दैट लेक्स सीड, दिस मीन्स दैट द पोलिनेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बेरीज दैट आर कम्प्लीटली सीडलेस। ये पार्थेनोकार्पी होते हैं। तो ये मोर पार्थेनोकार्पी होते हैं, यानी कि अगर ऐसी कोई फसल है जिसके अंदर फल की कीमत है, जिसका कमर्शियल यूज़ फ्रूट्स हैं, उसके अंदर अगर वो फ्रूट्स भी हैं जो कि सीडलेस होते हैं, उसमें अगर गिबरलिंस डाले जाएं तो बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। तो ये क्या होता है? आर मोर कार्बन पार्थेनोकार्पी देन ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स इतने पार्थेनोकार्पी नहीं होते हैं। ये भी बहुत है। हाइट ऑफ जेनेटिकली डार्क प्लांट्स आर ऑल्सो इलोंगेटेड बाय गिबरलिक। मतलब अगर कोई प्लांट बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे प्लांट होते हैं, अगर उनकी हाइट बढ़ानी है, जैसे तुलसी का पेड़ है वो छोटा होता है, गेंदे का पेड़ छोटा होता है, गुलदाउदी का पेड़ छोटा होता है, मोगरे का पेड़ छोटा होता है, मोगरे की बेल बड़ी होती है। कोई बहुत छोटे पेड़ हैं जो जेनेटिकली छोटे ही होते हैं, उनको अगर बहुत बड़ा पेड़ बनाना है तो उसमें गिबरलिंस डाले जाते हैं, तो उससे क्या है कि ये बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं। तो ये इसका एक कमर्शियल एप्लीकेशन भी है। ग्रोथ प्रोमोटर
साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स कैसे ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, इनको फाइटोकाइनिन भी बोलते हैं साइटोकाइनिन में। कंपाउंड दैट कॉज सेल डिवीजन इन प्लांट सेल्स। अब आप देखिए, जब सेल डिवीजन होता है माइटोसिस, उसके अंदर ये काम आते हैं। ये ऑक्सिन्स के साथ में मिल करके काम करते हैं साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन के अंदर कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन्स। If oxygen is present during the cell cycle, cytokinin promotes cell division by speeding up the progression from the G2 phase to mitotic phase। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G2 फेज कौन सा होता है? इंटरफेस का G1 G2 एस फेज ऐसा होता है ना, G1 एस फेज और G2 फेज। तो G2 फेज से जब आगे जा कर के वापस से प्रोफेज के अंदर सेल जाएगी, तो ये उसमें बहुत काम करता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर साइटोकाइनिन ये काम नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन अकेला ये काम कर नहीं सकता, साइटोकाइनिन ये काम कर नहीं सकता, और ऑक्सीजन के साथ कोई दूसरा हार्मोन मिल जाए तो वो भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन साइटोकाइनिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर देता है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर देता है। G2 फेज से ये तुरंत जो है माइटोटिक फेज जो होता है, जहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के लिए सेल इंट्रोड्यूस होती है कैरियोकाइनेसिस से। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसके लिए ये सेनिसेंस को डिले करता है। आप देखते हैं कि पत्तियां शुरू में हरी होती हैं, फिर धीरे धीरे वो पीली पड़ती हैं और पेड़ से नीचे गिर जाती हैं, तो वो पीरियड होता है सेनिसेंस, जिसे अधेड़ बोला जाता है। अधेड़, ये ध है, ये इस तरह से अधेड़ जिसे बोला जाता है कि व्यक्ति अधेड़ अवस्था में है, मतलब 60-62 साल की अवस्था में है। तो वैसे ही प्लांट की भी एक एज होती है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी पत्तियां एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फिर पीली हो जाती हैं, गिर जाती हैं, उसमें क्लोरोफिल, अमीनो एसिड्स वगैरह प्लांट वापस ले लेता है, तो ये उसको डिले करता है, तो इतनी आसानी से पत्तियां उसमें गिरती नहीं है। ये मॉर्फोजेनेसिस है। मॉर्फोजेनेसिस मतलब जो आँखों से दिखे, शेप एंड साइज से रिलेटेड है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है शेप एंड साइज से रिलेटेड, शेप और साइज। ये कई तरह के, जब प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये उन चीज़ों को टाइमली इंट्रोड्यूस कराता है। अगर मान लो कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो उस प्लांट के अंदर क्या होगा? फ्लावर नहीं आएंगे, फ्रूट्स नहीं आएंगे। साइटोकाइनिन होगा तो उस प्लांट के जो पार्ट है, रूट, शूट, और शूट में पार्ट कौन कौन से हैं? लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भी टाइमली प्लांट के अंदर हो जाएंगी। ये देखिए, साइटोकाइनिन कैन ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड प्रमोट जर्मिनेशंस। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप 50 केजी जो है कोई सीड को लें और उसको फिर खेत में यानी फील्ड में डाल दें, फिर आप देखें कि इसके अंदर से तो 45% ही जर्मिनेशन हुआ, इसमें 45% ही जर्मिनेशन हुआ है। आप ऐसा देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इस 50 ग्राम सीड को साइटोकाइनिन के साथ में ट्रीटमेंट करा दीजिए और फिर उस चीज़ को फील्ड में बीज को डालिए, तब आप देखेंगे कि 95% जर्मिनेशन हो गया। तो ये जो है, जो नहीं जर्मिनेशन हुआ, तो इसका मतलब ये सीड की डोरमेंसी थी, जिसने सीड को जर्मिनेट होने से रोका। यहाँ पे उसकी डोरमेंसी टूट गई, तो उससे सीड के अंदर से जर्म्स आ गए। साइटोकाइनिन्स आर रिसेंबलिंग 6 फुरफुरिल एमिनोप्यूरॉन्स। ये एमिनोप्यूरिन्स जो होते हैं 6 फुरफुरिल, वैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये साइटोकाइनिन के बारे में था। ये रहा साइटोकाइनिन यहाँ से। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, पत्तियों को पीला होने से बचाता है, मॉर्फोजेनेसिस करता है, प्लांट पार्ट को जो उनके लिए ज़रूरी है वो वाले ऑर्गन पैदा करता है, सीड्स की डोरमेंसी को तोड़ देता है और जर्मिनेशन करवाता है।
अब आते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये तीन तो थे ग्रोथ प्रोमोटर्स, ये ग्रोथ इनहिबिटर्स। इसको आप ध्यान से सुनना। बैलेंस्ड और कंट्रोल डेवलपमेंट प्लांट के लिए ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों ज़रूरी हैं। ग्रोथ प्रोमोटर भी हो, ग्रोथ इनहिबिटर भी हो। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रोमोटर हैं। कब? जब बहुत लो कंसंट्रेशन है तब। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पे वो ग्रोथ इनहिबिटर है। अगर कोई ये समझता है कि खेत के अंदर उनको या प्लांट में उनको 0.01 मोलर की जगह हम तो खूब ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में डाल देते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, तो फसल ख़राब हो जाएगी। ये इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड केवल ग्रोथ इनहिबिटर हैं, छोटी कंसंट्रेशन पर भी और बड़ी कंसंट्रेशन पर भी। ऑक्सिन्स, गिबरलिन, साइटोकाइनिन्स ग्रोथ प्रमोटर हैं लो कंसंट्रेशन में। ज़्यादा कंसंट्रेशन पे ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स और गिबरलिन्स जो हैं ग्रोथ इनहिबिटर हैं। और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड सभी कंसंट्रेशन के ऊपर ग्रोथ इनहिबिटर हैं। एब्सिसिक एसिड को ABA से एब्रीवेट करते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहलाता है। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। ये अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस को रोक देता है, जो कि सीरियल ग्रेन्स की जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये डोरमेंसी करता है। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी किस लिए कर देता है? क्योंकि वो अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस को रोक देता है, ये इसकी मैकेनिज़्म है। ये फ्लावरिंग को भी रोकता है। अगर मान लीजिए कि अमरूद का कोई पेड़ है, उसमें बहुत जल्दी फ्लावर आ गए, तो उसमें एब्सिसिक एसिड डाल दो कि 1 साल और वेट कर लो, पेड़ कमज़ोर रह जाएगा, पूरी इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। तो उसकी फ्लावरिंग को रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड डाला जाता है। ये नेक्स्ट है, एब्सिसिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन टाइम्स ऑफ ड्राउट। जब अकाल पड़ जाता है तब पेड़ के अंदर ये एब्सिसिक एसिड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा होता है और शूट से रूट की तरफ चला जाता है, ऊपर वाले हिस्से से ज़मीन के नीचे चला जाता है और रूट ग्रोथ को और वाटर अपटेक को दोनों को बढ़ा देता है। एक तो रूट फिर बहुत गहराई तक चली जाएगी और फिर वो ज़्यादा पानी ले सकेगी, क्योंकि ऊपर के ज़मीन के हिस्से में पानी नहीं है, तो रूट को नीचे जाना चाहिए और ज़्यादा गहराई में जाएगी तो वहाँ पानी होगा, जिससे प्लांट ज़िंदा रह सके। ये एब्सिसिक एसिड का काम है। तो ये प्लांट ग्रोथ जो करते हैं वाटर डेफिशिएंट सॉइल्स में, जहाँ पे मिट्टी, जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे रेगिस्तान, तो वहाँ पे एब्सिसिक एसिड बहुत काम का है। ये इसके रोल हैं। ग्रोथ इनहिबिटर इथाइलिन। इथाइलिन को वोलेटाइल हार्मोन्स भी कहा जाता है, ये इसके दूसरा नाम है। ये फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, लीव्स और यहाँ तक कि रूट से भी पैदा होते हैं। ये मिथाइनिन नाम का एमिनो एसिड होता है, उसकी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो ये पैदा होते हैं प्लांट के अंदर, बाहर नहीं, प्लांट के अंदर। जब एमिनो एसिड है मिथाइनिन, जब उस चीज़ की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से तब ये पैदा होते हैं। जब प्लांट का कोई पार्ट स्ट्रेस में जाता है, जैसे एजिंग होती है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है, जैसे प्लांट बहुत पुराना हो गया या फ्रूट उसके पक रही हैं, तब जब स्ट्रेस आता है प्लांट पे, तब ये सिंथेसिस करती है प्लांट। इसे राइपनिंग एजेंट भी कहते हैं। और इथिलीन इज़ फॉर्म्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन राइपनिंग फ्रूट्स। पके हुए फलों में ये बहुत ज़्यादा इथिलीन पैदा होता है। ये एथेपॉन, ETHEPHON, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एथेफोन। ये बनाना, पपीता, सेब, आम, इन सब चीज़ों को पकाने का जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल वे या कृत्रिम तरीका, वो है इथेफोन का। 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड एक लिक्विड होता है। ये इसको आप याद रखिएगा, 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड को। ये इथेफोन के नाम से भी पूछा जाएगा और 2 क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड के नाम से भी पूछा जाएगा। ये लिक्विड होता है जिससे इथाइलिन गैस जो है ना धीरे धीरे निकलती रहती है। ये आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट के काम आता है। आर्टिफिशियल बनाना, पपीता, अनानास, आम, एप्पल, इन सब चीज़ों को ये पकाने के लिए काम में आता है। ये समरी है जो आपने इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन्स को पढ़ा उसके बारे में। फर्स्ट कॉलम बताता है हार्मोन्स का नाम,
दूसरा कॉलम साइट ऑफ सिंथेसिस, प्लांट में वो कहाँ बनता है। थर्ड कॉलम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे वो पूरे प्लांट में पहुंचता है। मेजर इफेक्ट प्लांट में उसके क्या क्या चेंज होते हैं। तो पहले ऑक्सिन का देखिए, ये एपिकल मेरिस्टेम में बनता है, बड्स में बनता है, यंग लीव्स में बनता है और रैपिडली ग्रोइंग पार्ट्स में बनता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेल टू सेल इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसे पोलर मूवमेंट बोलते हैं। मेजर इफेक्ट, सेल को ये बड़ा करता है, वेस्कुलर टिश्यू का डिफरेंशिएशन करता है, मतलब फ्लोएम और जाइलम के अंदर जो सेल है वो 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, 8 से 16 बनेंगी। और रूट इनिशिएशन, जड़ को पैदा करता है, तो ज़्यादा जड़ें पैदा होंगी तो बड़े प्लांट को ज़मीन ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकेगी। गिबरलिन, रूट एंड शूट टिप्स, वहाँ पे ये बनता है। यंग लीव्स में बनता है, एम्ब्रायो में बनता है, इमैच्योर सीड्स में बनता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है इसका, जाइलम और फ्लोएम है इसका। जाइलम जो कि वाटर पार्ट को कंडक्ट करता है, फ्लोएम यानी कि फूड पार्ट को कंडक्ट करता है। इसका नॉन पोलर मूवमेंट है। ये क्या काम करता है, मेजर इफेक्ट गिबरेलिन का क्या है, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ वैराइटीज़, जो वास्तव में छोटी पेड़ होते हैं उनकी लंबाई और हेल्थ को बढ़ाना। सीड जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन को बढ़ाना। साइटोकाइनिन, रूट के टिप्स पे होता है और जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है। ये जाइलम, फ्लोएम और पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन होता है इसका। इसका भी नॉन पोलर मूवमेंट होता है। ये मेजर इफेक्ट में है, सेल डिवीजन को फास्ट करता है। डिले ऑफ सेनिसेंस, सेनिसेंस मतलब कि जो उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं उसको रोकता है। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि प्लांट के पार्ट होते हैं उनको जनरेट करता है। ये जो सीधा तना जा रहा है, एक स्टेम बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसमें से ब्रांच निकालना, फिर ब्रांच निकल गई उसमें से सब ब्रांच निकालना, उस सब ब्रांच के ऊपर लीफ, फ्रूट, फ्लावर को लगाना। एब्सिसिक एसिड, यहाँ से आपके इनहिबिटर्स आ गए। मैच्योर लीव्स में होता है, फ्लोएम के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन करता है नॉन पोलर। ये सीड्स में और बड्स में डोरमेंसी पैदा करता है, सेल डिवीजन को डिले करता है, अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस को रोकता है ये। इथाइलिन, ये जो टिश्यूज़ जो होते हैं जिनमें चोट लग जाती है, वुंडेड या एजिंग, उनके अंदर बनता है, फ्रूट्स पे बनता है, फ्लावर्स पे बनता है, सीड्स पे बनता है। ये डिफ्यूजन थ्रू एयर, ये हवा के थ्रू भी जाता है। ये जैसे कि आपने सुना इथेफॉन है, इथेफॉन क्या होता है, ये हवा से और पानी से फैलता है ये। इसका इफ़ेक्ट क्या है, फ्रूट रैपिंग, फल को पकाना। इंड्यूस फ्लावरिंग पाइनएप्पल, आप एक चीज़ देखेंगे कि ये फ्रूट को तो पका रहा है, लेकिन पाइनएप्पल जो अनानास होता है उसमें ये इथाइलिन फ्लावरिंग कर रहा है ये। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग कौन सा हार्मोन करता है, वो इथाइलिन करता है। तो इस तरह से आपका ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर सामने नोट्स हैं। मैं धीरे धीरे करके स्टार्टिंग से मैं इसको शुरू करता हूँ। मैं अपने हिसाब से रोकूंगा पेज को। आपको उससे ज़्यादा जब टाइम लगता है इसको प्रिंट आउट लेने में या उतारने में, तो आप पॉज कर लेना। आप टाइटल देख लो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स। ये कंपटीशन के लिए भी इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे कंपटीशन के जहाँ भी साइंस अप्लाई होती है। आपको ज़्यादा टाइम लगता हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, उतार लेना। अगर हम जल्दी आगे जा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लो।
ये टेबल है, इसको आप उतार लो। अगर आप इस टेबल को भी याद कर लेते हो तो भी आप काफ़ी क्वेश्चन इसमें से निकाल पाओगे। और जो ऊपर का जो नोट्स हैं उसमें से इस टेबल में ही आप कुछ जोड़ लो। इस तरह से टेबल पूरी होती है। आपको इसमें कम इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इतना पढ़ोगे तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।